भारत में जमीन सिर्फ खेती करने के लिए भूमि का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि जाति प्रधान भारत में जमीन से आपकी हैसियत भी तय होती है। यहाँ जमीन सिर्फ खेती किसानी के लिए नहीं होती, बल्कि वंचित जातियों को गुलाम बनाए रखने का भी तरीका होती है। जिन जातियों के पास जमीन है और जिन जातियों के पास जमीन नहीं है, उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत में बहुत अंतर होता है। भारत में जमीनों का जातिगत बंटवारा हुआ है और कथित उच्च या फिर प्रभावशाली जातियों के पास ही ज्यादातर जमीन है, जबकि दलित जातियों के बहुत कम लोगों के पास खेती करने लायक जमीन है। लेकिन इन चंद दलितों की जमीन को छीनने की कोशिशें हमेशा से भूमाफिया और कथित उच्च जातियों की ओर से की जाती रही हैं। लेकिन अब सरकार खुद ही दलितों की बची खुची जमीन को हड़पवाने का इंतजाम कर रही है। ताजा मामला यूपी का है। यूपी की योगी सरकार ने एक ऐसा फरमान सुना दिया है कि अब यूपी में अगर किसी दलित को अपनी जमीन किसी गैर दलित को बेचनी है तो उसके लिए डीएम की इजाजत नहीं लेनी होगी। यूपी सरकार का ये फैसला दलितों के लिए तोहफा है या फिर धोखा, इस वीडियो में हम इसकी पड़ताल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पूरी खबर समझ लेनी चाहिए। दरअसल यूपी सरकार नई टाउनशिप नीति लेकर आ रही है। बीते मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने यूपी टाउनशिप पॉलिसी 2023 का प्रेजेंटेशन किया गया। इस नई टाउनशिप पॉलिसी में शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए दलितों की जमीन की खरीद फरोख्त पर नया नियम बनाने की बात कही गई है। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक दलितों की जमीन को किसी गैर दलित को बेचने के लिए अब डीएम की मंजूरी नहीं चाहिए होगी। यानी अगर किसी दलित की जमीन को ब्राह्मण, ठाकुर या बनिया जैसी सवर्ण जाति को या फिर किसी ओबीसी जाति के व्यक्ति को बेचना है, वो व्यक्ति ये जमीन खरीदता है तो उसे डीएम से इजाजत नहीं लेनी होगी। फिलहाल ये प्रस्ताव है, लेकिन योगी सरकार इस पर कानून लाने की तैयारी में है। इससे पहले क्या व्यवस्था थी, अब आप ये भी समझ लीजिए कि योगी सरकार की नई टाउनशिप पॉलिसी से पहले यूपी में दलितों की जमीन खरीदने को लेकर क्या नियम थे। दरअसल यूपी में यूपी जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी खेती की जमीन किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचने के लिए जिलाधिकारी से मंजूरी लेना अनिवार्य है। फिर 2006 में यूपी रेवेन्यू कोड आया था। यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 98(1) भी कहती है अनुसूचित जाति के किसी भी भूस्वामी को जमीन हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होगा, उसे पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। वो बिना अनुमति जमीन को नहीं बेच सकता, ना ही जमीन किसी को गिफ्ट में दे सकता है, ना ही जमीन गिरवी रख सकता है और ना ही किसी को पट्टे पर दे सकता है जो दलित ना हो, यानी वो सवर्ण हो। तो उसके लिए ये नियम बनाया गया है। इस नियम के तहत जमीन बेचने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कोई दलित अपनी जमीन किसी गैर दलित को कभी नहीं बेच सकता, जब या तो तभी वो उसको बेच सकता है जब या तो उसका कोई वारिस नहीं हो, जमीन का मालिक कहीं दूसरे राज्य या जिले में जाकर बस गया हो, या फिर परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो गई हो जिसके इलाज के लिए जमीन बेचना जरूरी हो जाए। इन शर्तों के साथ ही डीएम की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद कोई दलित व्यक्ति जिसके पास जमीन है वो किसी सवर्ण व्यक्ति को अपनी जमीन बेच सकता था। ऐसे नियम क्यों बनाए गए? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सख्त नियम भला क्यों बनाए गए। दरअसल भारत में जमीन पर कब्जा सिर्फ चंद प्रभावशाली जातियों के पास ही रहा है। एससी एसटी के ज्यादातर लोगों के पास या तो जमीन नहीं है या फिर बहुत थोड़ी जमीन है। ऐसे में बड़ी जातियों के लोग अक्सर दलितों को डरा धमकाकर उनकी जमीन पर या तो कब्जा कर लेते हैं या फिर उन्हें सस्ते दामों में जमीन बेचने के लिए मजबूर कर देते थे। ये जातिवादी लोग दलितों की जमीन जबरन ना खरीद सके, इसलिए ऐसे सख्त नियम बनाए गए थे ताकि दलितों की जमीन उनके पास रहे और वो जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर सके। इस नियम के कारण दलितों को काफी फायदा भी हुआ। डीएम की अनुमति की शर्त के कारण भूमाफिया और जातिवादी लोग दलितों की जमीन पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाते थे। यूपी में कितने दलितों के पास जमीन है? आजाद होने के बाद देश में बहुजन आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए, बहुत लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन भारत में भूमि सुधार लागू नहीं हुआ। यूपी में बीएसपी की सरकार के दौरान बड़ी संख्या में दलितों को पट्टे की जमीन दी गई थी। पट्टे की जमीन का मतलब ये होता है कि सरकार किसी खास मकसद के लिए सरकारी जमीन को कुछ वक्त के लिए किसी व्यक्ति को देती है, लेकिन जिसे जमीन मिलती है वो उसका मालिक नहीं होता। वो सिर्फ उस तय समय सीमा के अंदर ही उसी मकसद के लिए जमीन का इस्तेमाल कर सकता है जिसके लिए उसे जमीन किराए पर यानी पट्टे पर दी गई है।
ये पट्टे पर जमीनें दलितों को बड़ी संख्या में मिली। उसके अलावा जो थोड़े बहुत भूमि सुधार यूपी में लागू हुए, उसके बाद कुछ दलितों को वहां पर जमीन मिली, उनको खेती करने लायक जमीन दी गई ताकि दलितों में एक स्वाभिमान आ सके, वो अच्छे से रह सके, अपना गुजारा कर सके और जमीन के साथ साथ वो अपने परिवार का भी भरण पोषण करते हुए अपने आप को मुख्य धारा में शामिल कर सके। ये इसके पीछे की मंशा थी कि भारत में सभी जाति, सभी लोगों को इस मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिले। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में एससी एसटी की कुल आबादी करीब 22% है। इसमें जो शेड्यूल ट्राइब की आबादी है वो बहुत कम है, करीब 1% है। बाकी जो है दलित यानी शेड्यूल कास्ट की आबादी है और इस आबादी में से लगभग 42% जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके पास कोई जमीन नहीं है। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास खेती करने की या अपना घर बनाने की कोई जमीन नहीं है। वहीं करीब 35.10 जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके पास भी कोई जमीन नहीं है। एक बड़ा हिस्सा है एससी एसटी का, ये लोग या तो खेतीहर मजदूर हैं या फिर कोई और मेहनत का काम करते हैं, इनके पास खेती करने लायक जमीन नहीं है। यानी यूपी में दलितों की करीब जो आबादी है उसके आधे के आसपास जो लोग हैं वो भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है। बाकी जिनके पास जमीन है उनके पास भी जमींदारी जैसा कोई रुतबा नहीं है, बड़े पट्टे उनके पास नहीं है, बड़ी जमीनें नहीं है, छोटी कहीं पे जोत होगी, छोटी उनको जमीन दी गई है। कोई बड़े जमींदार दलित या जो फिर आदिवासी समाज के लोग हैं वो यूपी में नहीं है। अपनी जमीन होने के क्या फायदे होते हैं? भारत में ज्यादातर जमीन पर खेती होती है और खेती इनकम का मुख्य साधन बन जाती है। अपनी खुद की जमीन होती है तो आप अपने लिए अनाज और सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे आपके बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार मिल सकता है और वो कुपोषण का शिकार नहीं होते। आप अगर जमीन के मालिक हैं तो आपको किसी और के खेत में मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आप अपने खेत में काम कर सकते हैं, आप उसके मालिक होंगे। जमीन सामंतवाद से भी जुड़ी हुई है, सामंती जमींदारी व्यवस्था यहां पर रही है, इसलिए जमीन का मालिकाना हक होने से आपकी सामाजिक हैसियत भी तय होती है। जरूरत के समय जमीन आपकी संपत्ति होती है जिसे बेचकर आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब दलितों के पास जमीन नहीं होती तो वो गरीब हो जाते हैं, उन्हें किसी और के खेत में मजदूरी करनी पड़ती है। दूसरों के खेत में मजदूरी करने के कारण दलित महिलाओं के शोषण की गुंजाइश भी ज्यादा होती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दलितों के लिए जमीन सिर्फ खेती करने का एक साधन नहीं होता बल्कि जीवन में सुधार लाने का एक जरिया भी होता है। नए प्रस्ताव में क्या दिक्कत है? भारत असल में कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि जाति प्रधान देश है। यहाँ चंद जातियों के लोगों को यह गवारा नहीं होता कि कोई दलित स्वाभिमान के साथ जिए, इसलिए अक्सर दलितों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है। जिन गांवों में दलितों की आबादी बहुत कम है वहां डोमिनेंट कास्ट के लोग दलितों को अपनी जमीन सस्ती दरों पर बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि जब वो अपनी जमीन पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो स्वाभिमान के साथ जीते हैं और वो इनकी गुलामी से मुक्त होते हुए नजर आते हैं। इसलिए उन पर इस तरह की जो कहें कि शोषण किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है डोमिनेंट और जो ये कथित उच्च जातियां इनके द्वारा। गरीबी और अशिक्षा के कारण बहुत से दलित कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां पर भी जाकर उनको न्याय की उम्मीद कम है, इसलिए वो वहां पर नहीं जाते हैं। मजबूरी हो जाती है और भूमाफिया इसका फायदा उठाकर दलितों की जमीन औने पौने दामों पर खरीद लेते हैं। कई बार एफिडेविट पर या फिर एक कहें कि एक ऐसा डीड बना लिया जाता है जिसके जरिए जमीन का लेन देन गैर कानूनी तरीके से भी कर लिया जाता है। पुराने नियम में किसी गैर दलित को दलित की जमीन खरीदने के लिए डीएम की इजाजत लेनी पड़ती थी। इसका फायदा यह होता था कि दलितों की जमीन पर कब्जा करना आसान नहीं होता था। लेकिन अगर नया प्रस्ताव पास होता है तो फिर इस बात की आशंका बढ़ जाएगी कि दलितों की जमीन पर कब्जा किया जाएगा। जबरन भूमाफिया और जातिवादी गुंडे दलितों की जमीन हथिया सकते हैं, उन्हें परेशान करके या फिर डरा धमकाकर उनके हस्ताक्षर करवा सकते हैं। इस बात के तमाम आपको उदाहरण आपके आसपास मिल जाएंगे। इसलिए इस नए प्रस्ताव से दलितों की जमीन छीनने की गुंजाइश ज्यादा है। इस बात की आशंका है कि ये फिर इस तरह से कब्जा ज्यादा होगा। इसलिए योगी सरकार की इस नीति का विरोध भी हो रहा है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इस बदलाव पर योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी है। जो जमीनें दी गई थी पूर्व की सरकारों द्वारा, वो जमीनें भी सरकार छीन रही है और उसका मैंने इतने दिन पहले आपको जागरूक किया था। कल सरकार ने कहा कि एससी एसटी की जमीन जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी ले सकता है, डीएम से परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जमींदारों को, सामंतियों को, पूंजीपतियों को हमारी जमीन छीनने की अथॉरिटी दे रहे हैं।
तो मैंने मुख्यमंत्री से अभी ट्वीट करके कहा, ये मेरा संदेश है उनको, कि ये गलतफहमी में मत रखना कि इनको कोई संभालने वाला नहीं, इनका कोई रक्षक नहीं है। अगर ये गलतफहमी हो मुख्यमंत्री तो निकाल लेना दिमाग से। अगर ये गलतफहमी हो गई हो कि इनका कोई रक्षक नहीं, इनके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं, तो जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे जिंदा हैं तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, याद रखना मेरी बात। साहब ने कहा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ व्यवस्था के कारण जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं थे उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिया। अगर ना होते बाबा साहब अम्बेडकर तो आज हमारे तन पे ये कपड़े भी नहीं होते। इसलिए मैं सरकार को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं, केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, कि अपने षड्यंत्र करने बंद कर दो, वरना अंजाम दुरुस्ता बहुत बुरा होगा, इस बात को याद रखना। समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार के इस प्रस्ताव को दलितों की जमीन हथियाने का षड्यंत्र करार दिया। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि जब अखिलेश यादव खुद यूपी के सीएम थे तब साल 2015 में वो बिल्कुल ऐसा ही प्रस्ताव विधान परिषद में लेकर आए थे, लेकिन बीएसपी के जबरदस्त विरोध के कारण वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। यूपी की जनता क्या कहती है, हमने इस नई पॉलिसी पर यूपी के कुछ लोगों की राय भी जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए यूपी में दलित समाज से आने वाले लोग इस पर क्या कहते हैं। सरकार से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इसकी क्या गारंटी है कि जब आप लोग ये कानून ला देंगे उसके बाद दलितों को उनकी मन मुताबिक रकम मिलेगी जमीन की। पूरी संभावना है साथियों कि जब ये कानून आ जाएगा तो इस उत्तर प्रदेश में दलितों की जमीनें जबरदस्ती गुंडई के माध्यम से छीन लिया जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, अपने अपने स्तर से अभी से इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर ये कानून बन गया तो भूमाफियाओं का राज आ जाएगा और एक बार पुनः दलित जमीन विहीन हो जाएगा, उसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं बचेगी, रहने के लिए घर बनाने की जो जमीन है वो सब चली जाएगी। तो आने वाला समय काफ़ी खराब होने वाला है। तो हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे, आप लोग अपने अपने स्तर से इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज़ उठाइए। हम दलित, पिछड़े, आदिवासी, पासमांडा, मुसलमान सभी लोगों से निवेदन करेंगे, आप सभी लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। नहीं तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आने वाले समय में आज दलितों की जमीन जा रही है तो कल पिछड़ों की बारी आएगी, इसलिए समय रहते आवाज़ उठाइए। सबसे बड़ी चीज़ सोचने वाली बात है, जब उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 का रूल रेगुलेशन देखेंगे, सेक्शन 98 उसमें साफ लिखा गया है कि SC/ST की ज़मीनें 5.086 हेक्टेयर से अधिक रहती हैं तब डीएम अनुमति दे सकता है कि वो सेल कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है। अगर 5.806 हेक्टेयर से कम रहती हैं तो डीएम की अथॉरिटी नहीं होती है कि वो परमिशन दे सकता है, सेल या मॉर्गेज अदला बदला कर सकता है। उसी अकॉर्डिंग में सेक्शन 99 में कहता है कि एसटी की ज़मीनें अगर कितने में भी हो वो डीएम अनुमति भी नहीं दे सकता और एसटी की ज़मीनें कहीं बेच भी नहीं सकते, जनरल कोई ले नहीं सकता। दोस्तों सोचने वाली बात है कि इस समय की जो हम लोगों को जो ज़मीनें इस समय जो पहले कम दामों में मिलती थी, इस समय ज़मीनें के हाई बहुत प्रोफाइल हो गई है, बहुत अधिक हो गई है, क्योंकि सरकार द्वारा नई परियोजनाएं लाई जा रही हैं। राष्ट्रीय मार्ग निर्माण किया जा रहा है जिससे लोग उस राष्ट्रीय मार्ग को पे अधिक पैसे मिलते हैं, इससे अधिक भूमाफिया उससे एडॉप्ट करने के लिए पहले ही ज़मीन गरीब वंचित समाज लोगों से खरीद लेते हैं, एग्रीमेंट करा लेते हैं। सोचने वाली बात है। सरकार को मैं चाहूँगा कि इस रूल रेगुलेशन को पूरी तरह ख़त्म करें। साथियों, इस कानून से जो SC/ST के लोग हैं उनकी ज़मीन जो खरीदेंगे, क्या गारंटी है कि उनको जितना ज़मीन का रकम होता है उतना देंगे? या तो ये हो सकता है कि लाठी और गोली के दम पर SC/ST की ज़मीन जबरन हथिया लेंगे, उनसे अंगूठे लगवा लेंगे, उनके साइन जा कर के खरीद लेंगे। और यहाँ तक कि SC/ST के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वह कम करने के बजाय सरकार एक और कानून ला रही है कि जो SC/ST हैं उनकी ज़मीन जो है डीएम के बिना अनुमति के ही जो
ओबीसी, जनरल और जो लोग हैं वो खरीद सकते हैं। तो इसके तहत जो SC/ST हैं, कमज़ोर तबका जो है उसकी ज़मीन को ये तो लोग खरीदेंगे, क्या गारंटी है कि इनको उनकी रकम जो है, उनकी ज़मीन जो है उसके हिसाब से उसको पैसा देंगे। अभी सरकार जो है इसमें जो दलित हैं और ST हैं इनके ऊपर आए दिन अत्याचार होते रहते हैं और ये ऊपर से ये कानून जबरी थोपा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कानून SC/ST के विरोध में है और मैं इस कानून का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। इसे सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस कानून को निरस्त करें। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि दलितों के पास एकमात्र संपत्ति बचती है उनकी भूमि, और उनकी भूमि को ही यदि बिना किसी सरकारी दखल के बिना किसी नोटिस दिए ही अगर उनसे छीन लिया जाए, ये कहकर कि ये किसी जो है रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में लगने वाली है और उस पर कोई भी सरकारी जो है लिखा पढ़ी ना कराई जाए, तो क्या ऐसा करना सही होगा? यदि किसी दलित का उसकी ज़मीन पर मालिकाना हक है तो उसको बिना किसी मालिकाना हक के ही छीन लेना क्या सही है? क्या हम ये चीज़ सुनिश्चित कर पाएंगे कि उसको मुआवजा मिलेगा इस बात का, उसकी यदि ज़मीन ली जाती है? उसके पास एकमात्र संसाधन जो दलित के पास बचता है वो उसकी भूमि है, जिसको वो जो है विभिन्न तरीक़ों से यूज़ कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। जैसे कि वो उस छोटी सी ज़मीन पर अपना खुद का कुछ छोटा सा रोज़गार करता है या तो अपना घर बना करके रहता है। ऐसे यदि किसी भी तरीके से यदि उसकी ज़मीन उससे अगर छीन ली जाती है तो आप सोच सकते हैं कि दलितों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो रोज़गार में और पीछे चले जाएंगे, वो संसाधन में और भी पीछे चले जाएंगे। दलितों की आशंका बेवजह नहीं है। यूपी में अक्सर दलितों की जमीन पर कब्जा करने की खबरें सामने आती रहती हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जिससे आपको ये खबर समझने में आसानी होगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में अयोध्या में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदी थी। पुराने नियम के मुताबिक कोई गैर दलित किसी दलित की जमीन नहीं खरीद सकता था, इसलिए ट्रस्ट ने रंगई नाम के अपने दलित कर्मचारी के नाम पर सारी जमीन रजिस्टर करवा ली। इसके 4 साल बाद रंगई ने, जो ये कर्मचारी था, इसने सारी जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर दी। यानी एक दलित का इस्तेमाल करते हुए दर्जनों दलितों की जमीन को गैर कानूनी ढंग से हथिया लिया गया। लेकिन अगर नई पॉलिसी बनती है तो फिर कानूनी रूप से ही सही दलितों की जमीन को कब्जा करना, आप देखें, ये एक तरीके का आसान हो जाएगा कि जब पुराना नियम था तब भी वो इस तरह की हेरफेर करते थे, दलितों से ही जमीन खरीदवा लेते थे और फिर इस तरह के ट्रस्ट को, इस तरह की जो संस्था थी उनको दान करा लेते थे। लेकिन अगर नया जो पॉलिसी है, टाउनशिप पॉलिसी, वो कानून बन जाती है तो फिर और भी आसान हो जाएगा कि वो दलितों से जमीन को अपने नाम करा पाएंगे। मौजूदा योगी राज में ही खासकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आप बस गूगल पर जाकर सर्च कीजिए यूपी में बीजेपी नेता पर जमीन कब्जा करने का आरोप, आप बस इतना लिख दीजिए और देखिए कि किसी ऐसी कितनी खबरें आएंगी, कितनी आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी कि जिनमें ये आरोप लगा है कि बीजेपी के नेताओं पर गरीब और वंचित जातियों के लोगों की जमीन कब्जा करने के आरोप हैं। ऐसी खबरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। यानी जो लोग कानून होते हुए भी इस तरह के जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, वो तब क्या करेंगे जब नया कानून बन जाएगा, ये जो क्लोज था डीएम की मंजूरी का ये भी हट जाएगा, तब वो क्या करेंगे? तब तो उन पर कोई लगाम ही नहीं होगी। यही एक आशंका दलित समाज की ओर से जाहिर की जा रही है। ये सवाल दलितों को आशंकित करता है कि तब क्या होगा। योगी राज में यूपी में अपनी सरकार को रामराज का दर्जा दिया जाता है। योगी कहते हैं कि मेरी जो सरकार है वो रामराज की सरकार है और शायद यही वजह है, इसीलिए वो ऐसा रामराज स्थापित करने की कोशिश में है जहां ना दलित पढ़ सके, ना दलितों के पास नौकरी हो, ना ही उन्हें आरक्षण का फायदा मिले और ना ही दलितों के पास खेती की कोई जमीन हो। शायद यही एक वजह होगी। इस नए प्रस्ताव पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या ये प्रस्ताव सही है या फिर इससे जमीन जो दलितों के पास है उसको छीनने, उस पर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी? आप कमेंट करके आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपसे अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिल सके, उन्हें पता चल सके कि उनके अधिकारों पर कैसे कुठाराघात हो रहा है।
मनु मीडिया के सवर्ण पत्रकारों को आपकी कोई चिंता नहीं है। आप सब जानते हैं कि भारत का मीडिया किनके कंट्रोल में है, लेकिन आपका अपना भोजन मीडिया आपसे जुड़ी हर खबर को, हर मसले को गंभीरता से उठाता रहेगा। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। आप हमें डोनेट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आपकी मदद सीधी हम तक पहुंच जाएगी, या फिर दिए गए अकाउंट नंबर में या फिर UPI पर आप हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं। सच्ची अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।